हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन की आज एक नई टॉपिक। क्या टॉपिक है सर? प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जाए जब हायर एजुकेशन की स्टडीज की तो दो भाग में बांट दिया गया था भाई साहब। कब? एक इंडिपेंडेंस से पहले हमारी हायर एजुकेशन की क्या सिचुएशन थी और एक इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिचुएशन थी। तो आज हम उन सब को लेकर ना कुछ कमिटीज बनी थी, तो वो उन सारी कमिटी की चर्चा करने वाले हैं जो प्री इंडिपेंडेंस थी, यानी 1947 से पहले जितनी भी कमिटी बनी है हायर एजुकेशन को लेकर, जितने भी रिकमेंडेशंस मिले, जितने भी लोगों ने अलग अलग बातें कही है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के लिए मतलब एक क्वेश्चन पक्का यहां से पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है जी सर? चलिए तो आज शुरू करते हैं क्लास की और चलते हैं कहां? क्लास में। आइए देखते हैं, है ना जी सर? सर क्लास शुरू करने से पहले ये बता दीजिए कि YouTube का जो नोट्स है वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा जी टेलीग्राम चैनल पर। नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कोई दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे इंफॉर्मेशन कर लीजिए। इसके साथ जैसा कि रिसेंट में हमारा नेट वाला भैया का ऐप भी आ गया है, तो आप ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री फीचर्स भी है, बहुत सारे फ्री चीजें भी है। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 का 9 मंथ्स के लिए पेपर 1 का पूरा कोर्स आपको 150 प्लस वीडियोस मिलेगा और पेपर 1 पेपर 2 का पूरा कोर्स आपको 1199 यानी कि सिर्फ 1200 रुपए में 9 महीने के लिए। दिसंबर वाला बैच भी इसमें कवर हो जाएगा, उतने के लिए आपको मिल रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जबरदस्त तरीके से होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग या प्री इंडिपेंडेंस की, तो बस भाई साहब ये कह रहा है कि देखिए प्री इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम बात करें, जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, है ना, तो हम गुरुकुल सिस्टम पे चलते थे। हिंदू वाला जो सिस्टम होता था हिंदुइज्म का, क्या कि गुरुकुल में जाना, वहां पढ़ना लिखना, है ना, टीचर होते थे, गुरु होते थे, वो उनको सिखाते थे। लेकिन जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहां से ना चीजें सारी उन्होंने अपने वाला सारा चीज हम लोगों के ऊपर थोपने का काम शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने अपना वाला काम सॉरी थोपने का काम शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि पहले हम ऐसे नहीं थोप पाएंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले अपना इंडिया की चीजों को सीखेंगे और उसी का बेस बनाकर इंग्लिश माध्यम के थ्रू हम उसमें क्या करेंगे, थोपते चले जाएंगे। तो आइए वही कह रहा है कि ईस्ट एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया में थी अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहला छोटा छोटा बात देखते हैं कि कब कौन ईस्वी में क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले ईस्वी की अगर हम बात करें 1781 1781 में क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग नाम का एक बंदा, ठीक है, वो स्टेब्लिश किया कलकत्ता में मदरसा को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम लॉ को समझना चाहता था। क्यों क्या करना चाहता था? मुस्लिम लॉ को समझना चाहता था। वही कह रहा, देखो गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का ये गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जो स्टेब्लिश किया कलकत्ता में मदरसा को इस्लामिक लॉ की स्टडीज के लिए। इट वाज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला इंस्टीट्यूट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया था। पहला बात। दूसरा बात, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने फाउंड किया, किसके द्वारा? विलियम जोन्स, टू द अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया गया विलियम जोन्स के द्वारा, जो जिनका पर्पस क्या था कि भैया हिस्ट्री के कल्चर और इंडिया को समझेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड विल्किंसन ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। ये देखो, ये भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कुछ ने किया विल्किंसन को, ताकि वो समझ सके। फिर 1791 में क्या हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो बनारस में क्या, द रेसिडेंट ऑफ बनारस जोनाथन डंकन फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज फॉर हिंदूज लॉ एंड फिलोसफीज। तो ये जोनाथन डंकन जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भाई साहब देखो मुस्लिम वाला भी समझ में आ गया, अब चलते हैं। जोनाथन डंकन ने हिंदू फिलोसफी को समझने के लिए, हिंदू लॉज को समझने के लिए उन्होंने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। और वो कब किया? सर 1791 में, 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में हुई। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 1800 ईस्वी में क्या हुआ। कह रहा है गवर्नर जनरल रिचार्ड वेस्ले फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। पहला क्या बोल रहे हैं कि 1800 ईस्वी में गवर्नर जनरल जो था रिचार्ड वेस्ले उस समय का, उन्होंने फाउंड किया फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, टू ट्रेन द सिविल सर्विसेज ऑफ आईईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज एंड कस्टम्स। तो भाई साहब ये कॉलेज बनाया गया था
ताकि ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको ट्रेन किया जा सके, ठीक है। बट दिस कॉलेज वाज क्लोज इन 1802 में बना, 1802 में खत्म भी हो गया, ठीक है। क्योंकि डिसअप्रूवल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड का जो था डिसअप्रूवल मिल गया तो इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट आया वो था चार्टर एक्ट। अब देखो चार्टर एक्ट का एक ही काम माना गया, ऑब्जेक्टिव माना गया कि साइंटिफिक नॉलेज को ब्रिटिश इंडिया में स्प्रेड करने का काम था। क्या था? साइंटिफिक नॉलेज को ब्रिटिश इंडिया में स्प्रेड करने का काम था। आओ देखो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कह रहा दिस वाज द फर्स्ट नोटेड स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन की तरफ इसका पहला स्टेप था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। दिस एक्ट सेट असाइड एनुअल सम ऑफ 1 लाख टू बी यूज्ड एजुकेटिंग इंडियन सब्जेक्ट। भाई साहब बोला कि 1 लाख रुपया सालाना उस समय में इस पे खर्च किया जाता था ताकि इंडियन लोग एजुकेट हो सके उनके सब्जेक्ट्स में, ताकि राज कर सके। क्या? ड्यूरिंग ऑल द क्रिश्चियन मिशनरीज वर एक्टिव। उस समय सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो एक्टिव थे। मास एजुकेशन तो था पीपल का, और दे कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द रिलीजियस टीचिंग। ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रिलीजियस टीचिंग पे करते थे, मतलब वो अपने रिलीजियस जो क्रिश्चियन था उस पे वो फोकस ज्यादा करता था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था साइंटिफिक नॉलेज को इंडिया में स्प्रेड करने का काम। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स who was the missionary activist, मिशनरी का एक्टिविस्ट था, compelled the East India Company to give up its non-invention policy और make way for spreading education through the English in order to teach Western literature और preach Christianity। तो इन्होंने बोला भाई साहब ये देखो मिशनरी का एक्टिविस्ट था, वो तो बोला कि अगर हिंदी को नहीं करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये करने के लिए इसने क्या बोला? बोला इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाओ, वेस्टर्न लिटरेचर को उनको सिखाना है ना, और प्रीच करो क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने की बात करेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐड किया क्लॉज 1813 चार्टर्ड एक्ट में दैट द गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेस देन 1 लाख फॉर एजुकेशन एंड अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड द रिलीजियस आइडियाज इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नया क्लॉज ऐड करके बोला भाई साहब ठीक है क्रिश्चियन मिशनरी को स्प्रेड करने दो उनके रिलीजियस आइडियाज को इंडिया में। और फर्स्ट स्टेप एजुकेशन के टुवर्ड्स बीइंग मेन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, जो पहला स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन के लिए वो यही था। उसके बाद एक्ट हैड इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इसका एक अपना इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ब्रिटिश इंडिया। बोल रहा पहला इंस्टेंस था किसका? ब्रिटिश इंडिया का, तो इसीलिए इसका एक अलग इंपॉर्टेंस था। क्या कंपनी एक्नॉलेज द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि कैसे हम नॉलेज को प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन को इंडिया में। तो विद द एफर्ट्स ऑफ राजाराम मोहन रॉय द कलकत्ता कॉलेज एस्टैब्लिश, पहली बार जो कलकत्ता कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया इंपार्ट करने के लिए, किसके लिए? वेस्टर्न एजुकेशन को। याद रखिएगा वीवीआई है, कलकत्ता कॉलेज का पहला बार जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ क्यों? वेस्टर्न एजुकेशन को इंपार्ट करने के लिए। उसके बाद 1817 में हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, जो बाद में 1855 को प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और 2010 में इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 3 संस्कृत कॉलेज को कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया। तो ये कहानी थी चार्टर्ड एक्ट की, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। डेट इंपॉर्टेंट है, जो चीज हुआ वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं एल्फिनस्टोन रिपोर्ट। अब देखो एल्फिनस्टोन रिपोर्ट जो था वो रिकमेंड किया कि भैया अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जो बोला गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बात करी गया। यहां बोला गया कि एग्जामिनेशन ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइजर्स, ट्रेनिंग टू टीचर्स ये दिया जाना चाहिए। और एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया 1834 में, जो बॉम्बे का शुरुआत में क्या बोला, विच मार्क द बिगिनिंग न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूशन जो है इसका सेटअप 1834 में हुआ, बॉम्बे में हुआ, जिन्होंने एक नया डेवलपमेंट किया हायर एजुकेशन में। और 1835 में एल्फिनस्टोन कॉलेज बॉम्बे में बनाया गया और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो है वो फाउंड किया गया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और मद्रास एंड मुंबई वर एस्टेब्लिश। और 1850 में 3 यूनिवर्सिटीज और आई, कौन कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन मुंबई यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना कॉलेज है बॉम्बे यूनिवर्सिटी का। कौन सा? एल्फिनस्टोन कॉलेज, याद रखिएगा इस बात को। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भी 1835 में ही आया था। 3 यूनिवर्सिटीज 1850 में आई, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, उसी दशक में आई थी। चलो अब नेक्स्ट है जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब देखो जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ,
ये सबसे पहले बात प्रमोट किया किसके लिए किया, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, वेस्टर्न एजुकेशन को। और इसमें 10 नंबर था। देखो क्या कह रहा है, द कमिटी वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय ओरिएंटलिस्ट हु वर द ग्रेट सपोर्टर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग रादर देन एंग्लिकन। तो भाई साहब ये कमिटी फॉर्म किया गया था किसके लिए सर, ओरिएंटलिस्ट के लिए, है ना। और hence they created paramount of pressure on the British India compared to promote Western education। तो इन्होंने क्रिएट किया एक paramount प्रेशर किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। और एज अ रिजल्ट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इंडिया गॉट डिस्कर्सिव बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिश एंड मैकले रेजोल्यूशन। तो भाई साहब ये रिजल्ट में क्या हुआ, डिस्कर्स हो गया किसके बीच में, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिश और मैकले रेजोल्यूशन के, तीनों लड़ गए हैं, ये मेरा होगा ये मेरा होगा वैसा वाला, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन कम अक्रॉस विद द क्लियर पिक्चर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। और इसके बाद ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आ गया। उसके बाद मैकुले मिनट्स, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ द 1835, इसको बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, किसमें, मैकुले मिनट्स को। ये बनाया गया था भैया स्कूल लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, है ना, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ये सबसे पहला इसका पर्पस यही था, ठीक है। चले, और यहाँ नो पार्शियलिटी नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी। देखो क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, का टेन्योर साव मोर फंड्स एलोकेशन टू एजुकेशन। उन्होंने मांगा, जब गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक, उसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा फंड मुझे दो, है ना। एंड पॉलिसीज वर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकुले मिनट। और ये पॉलिसीज किसके बेस पर थी, मैकुले मिनट्स के बेस पर थी। क्या बोल रहा है, वी हैव टू रिमेंबर दैट द थॉमस मैकुले हैड नो नॉलेज और वैल्यू फॉर इंडियन Oriental literature and considered Western science to be superior to all. He had famously said, "A single shelf of a good European library was the worth of whole native literature in India and Arabia." तो भाई साहब ये सीधा सीधी बात बोल रहा है कि थॉमस मैकुले जो है उनको कोई नॉलेज नहीं था इंडियन एजुकेशन की वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब कह रहा था जीस्ट ऑफ द मिनट, इस मीटिंग में जो चीज हुआ उसका क्या मिनट है, गवर्नमेंट शुड स्पेंड रिसोर्सेज टीचिंग और वेस्टर्न एजुकेशन पर, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश शुड बी द मेड मीडियम ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये क्या बोला, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए हर स्कूल हर कॉलेज के लिए। एलिमेंट्री स्कूल वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्री स्कूल को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेज लेवल पर सजेस्ट किया जाना चाहिए। मास एजुकेशन को निगलेक्ट किया जाना चाहिए, भैया एक साथ नहीं, कम पढ़ाओ अच्छा पढ़ाओ। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, देखो फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात इसने करी है, किसकी बात करी है, फिल्ट्रेशन थ्योरी की। एडम्स रिपोर्ट वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल, ये देखो वर्नाकुलर एजुकेशन की बात मैकुले मिनट्स ने की है। कह रहा बंगाल और बिहार वाज द पब्लिश्ड इन 1835, 36 और 38 which pointed out the defects in system vernacular education। तो वर्नाकुलर एजुकेशन की बात जो 1835, 36, 38 में भी कहा, बंगाल बिहार में, इस वो एडम्स रिपोर्ट के बेस पर, तो वो किसका था, वो मैकुले मिनट में ही था, ठीक है। ये क्या कह रहा, 1843 में क्या हुआ, जेम्स जोनाथन एक्सपेरिमेंट इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविडेंस में हुआ, जो इंट्रोड्यूस किया एक मॉडल स्कूल के लेवल पर, तहसील वर्दा वर्नाकुलर लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर टीचिंग। और ये वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है वो टीच किया जाता था, जिसमें जो जोनाथन डंकन ने जिस एजुकेशन सिस्टम की जिस वो एक मॉडल की शुरुआत की तहसील में, उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की जा रही है, ठीक है। चले, अब नेक्स्ट है वुड डिस्पैच। और वो वुड डिस्पैच क्या बोलते हैं 1854 में हुआ था, और इनका पहला पर्पस था, इसको बोला जाता है मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि मग्नकर्ता ऑफ स्कूल एजुकेशन किसको कहा गया। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था टू इन्विसेज द मास एजुकेशन इन इंडिया। तो वुड डिस्पैच जो कमेटी बनी उसमें पहली बार बात किया गया कि भैया सबसे ज्यादा एक साथ कैसे पढ़ाया जा सके या एजुकेशन कैसे दिया जा सके। It prompted the government to take responsibility for education and suggested grants in aid to encourage private enterprise in invest in education। ठीक है, ये बात कहा है इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस शुड बी द यूज्ड, बोला वर्नाकुलर लैंग्वेज जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको प्राइमरी स्कूल्स में यूज किया जाना चाहिए। इन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स की बात करी, एफिलिएटेड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए इसकी बात करी, यूनिवर्सिटी इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में होने चाहिए इसकी बात करी, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट दिया कि 3 यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाना चाहिए, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता 1857 में। फर्स्ट टाइम बात हुआ कि फीमेल एजुकेशन के बारे में, देख लो यार फीमेल एजुकेशन के बारे में पहला वो डिस्पैच में बात हुआ था, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद वायसरा मायो टॉम ने देखा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजकोट कॉलेज इन कटिहार 1868 में राजकोट कॉलेज हुआ। मायो कॉलेज अजमेर में 1875 में बना फॉर द पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड एलाइड्स। ये ध्यान रखना
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1868 में और 1875 में दो कॉलेज बने जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, याद है? ठीक है, चलो नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है 1882 जिसमें हंटर कमीशन की बात कही गई थी। यहां ना इवैल्यूएशन हुआ किसका, वुड डिस्पैच की इवैल्यूएशन की पूरी बात करी गई, ठीक है। सेपरेट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी गई। देखो क्या रिकमेंडेड मोर गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मास एजुकेशन, देखा उसकी एवोल्यूशन की बात हुई, वहां भी मास एजुकेशन का बात हुआ था। यहां बोला कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मास एजुकेशन को, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, नया डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल बोर्ड्स की बात करी गई। इंकरेज किया गया फीमेल एजुकेशन को आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन के अलावा, प्रेसिडेंसी टाउन के अलावा भी फीमेल एजुकेशन कैसे कर सकते हैं उसकी बात करी गई। सेकेंडरी एजुकेशन को बोला दो भाग में बांटो, लिटरेसी और वोकेशनल, है ना, जो कमर्शियल जॉब के लिए होंगे, एक होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सजेस्ट किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बिल्कुल अलग कर दो। Established यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को बनाया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 1887 में बनाया गया, ठीक है। चलिए 1902 उसमें रेले कमीशन हुआ था। रेले कमीशन की क्या बात है, वायसराय कर्जन ने बिलीव किया कि यूनिवर्सिटीज जो है वो फैक्ट्रीज हैं जहां स्टूडेंट का प्रोडक्शन होता है रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज के लिए। सो उन्होंने बोला हेंस ही कॉन्स्टिट्यूटेड द कमीशन टू रिव्यू द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, पूरा एंटायर एजुकेशन सिस्टम के लिए इन्होंने कमीशन को ये क्या रिव्यू किया। रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन इज लेड टू यूनिवर्सिटी एक्ट, यहां बोला यूनिवर्सिटी एक्ट एक बनना चाहिए 1902 में। अब 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट बना जिसमें क्या बोला गया, यूनिवर्सिटी एक्ट ब्रॉट ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बोला सारा यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आओ। और इनका प्रोविजन क्या था इस एक्ट का कि मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ज्यादा अटेंशन किस पे दो, रिसर्च पे दो यूनिवर्सिटीज और स्टडी पे दो, रादर देन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे। नंबर ऑफ फेलो वर रिड्यूस्ड और वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। The government acquired veto power गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया अगेंस्ट यूनिवर्सिटी सीनियर डिसीजंस और स्ट्रिक्ट एफिलिएशन रूल्स बनाए गए, ठीक है। और 1906 में क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इट्स टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज में ये बात हुई। उसके बाद आया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में, जो 1905 की बात की जा रही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो सेटअप हुआ स्वदेशी नेशनल लीडर्स के द्वारा। और इसके बाद जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो थी इसका रिजल्ट हुआ, मतलब इसका जो इतने नेशनलिस्ट लीडर्स ने मूवमेंट किया उसके बाद जाधवपुर यूनिवर्सिटी बन के आई। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो शांति निकेतन इसी पीरियड में इन्होंने बनाया। और सतीश मुखर्जी डाउन सोसाइटी की शुरुआत भी इसी समय किया था इन्होंने। और विद इन 10 years ऑफ कर्जन रिफॉर्म्स, कर्जन के 10 साल के रिफॉर्म के बाद एजुकेशन पोजीशन जो था उसको रिव्यू किया गया एंड द नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज किया गया, ग्रेजुअली इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा हो गया, ठीक है। तो तीन बातें इसमें याद रखना है। कब हुआ, 1905 में स्वदेशी नेशनल मूवमेंट के द्वारा, जादवपुर यूनिवर्सिटी इसी का पार्ट था। सतीश मुखर्जी डाउन सोसाइटी की शुरुआत इसमें करते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की बात भी इस समय में करते हैं। इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड हार्डिंग हु सर्वेड द सिचुएशन एंड इशू द रेजोल्यूशन 1913, ये बात ध्यान रखिएगा, सिचुएशन को सर्वे किया और उन्होंने 1983 के रेजोल्यूशन की बात करी, 1913 के। कह रहा है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन द एजुकेशन पॉलिसी, देखो ये रेजोल्यूशन जिसकी बात इसमें की गई थी, क्या कहते हैं इसको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के गवर्नमेंट में अभी उसकी बात आ रही है कि भैया वो उसमें क्या क्या रेजोल्यूशन हुए थे। आ जाओ, गवर्नमेंट अब क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट रिफ्यूज टू अडेयर द डिमांड बाय लीडर्स द नेशनल मूवमेंट इंट्रोड्यूस द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन ब्रिटिश इंडिया एंड दे डिड नॉट वांट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन। तो देखो जो गवर्नमेंट था ब्रिटिश इंडिया वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, किनकी बात, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना उसकी बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया हम एजुकेशन जरूर देंगे प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन ब्रिटिश जो आपके इंडिया में है वो ब्रिटिश इंडिया में जो हम लोग एजुकेशन देंगे वो अब मेरे हिसाब से होगा। उन्होंने अपने हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन बना दिया, उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटी मास एजुकेशन को लेकर नहीं बताई। बट अनाउंस द फ्यूचर पॉलिसी फॉर रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, उन्होंने एक अनाउंस किया ऐसी पॉलिसी जिसमें कोई भी इलिटरेट नहीं रहेगा, कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आस्क्ड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखो इन्होंने गवर्नमेंट बोला कि पहला एजुकेशन जो गरीब होगा उसको फ्री में दिया जाएगा और बैकवर्ड क्लासेस को। क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी जाएगी, प्राइवेट एफर्ट्स को इंप्रूव किया जाएगा। वन यूनिवर्सिटी इज टू बी एस्टैब्लिश्ड ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इट एक्सेप्टेड द नीड ऑफ एस्टैब्लिशिंग मोर यूनिवर्सिटीज, ये बात तो सही है, उस समय इस नीड को देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। It said it is necessary to restrict the area over which the affiliating university have control by securing the first instance। तो इन्होंने बोला भाई साहब
हर जगह पे एक आपका एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बस ये याद रखो। और एज ए रिजल्ट पॉलिसी नई यूनिवर्सिटीज बनी, बनारस और मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में बनी, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में बना, हैदराबाद 1918 में, और एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई 1916 में बना। तो ये बात याद रखेगा। उसके बाद है सैडलर कमीशन आया। सैडलर कमीशन कब आया? 17 से 19 में। सैडलर कमीशन क्या बोला? बोला ओरिजिनली सेटअप क्या क्या बोला? इट वाज ओनली सेटअप एंड रिपोर्ट द कॉजेस बिहाइंड द पुअर परफॉर्मेंस इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। जो इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि भैया ये सेटअप किया गया था कि क्यों परफॉर्मेंस खराब है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। हाउएवर इट एंडेड अप विद रिव्यूइंग ऑल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री आल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाने जाते हैं। said it said the improvement of secondary education, उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के इंप्रूवमेंट की बात करी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के इंप्रूवमेंट की बात करी। स्कूल शुड बी 12 ईयर, स्कूल शुड बी कंप्लीटेड, बोला 12 साल के अंदर स्कूल कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टूडेंट टू इंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज, इन्होंने बात बोला कि +2 के बाद 3 साल का जो स्टेज होता है वो आपको यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलना चाहिए। +2 मतलब 10 + 12 की बात इन्होंने करी है। 10+2 की बात ये कलकत्ता कमीशन ही किया है, इसको याद रखिएगा। कलकत्ता कमीशन बोलिए या सैडलर कमीशन बोलिए। दिस वुड बी द बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एंड मेक पार पूरा भाई साहब अगर 10+2 स्कूल में करेगा और बाकी ग्रेजुएशन जो है वो आपका अलग कॉलेज में करेगा तो अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले पाएगा। सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये बोला अलग अलग बोर्ड होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन सेंट्रलाइज्ड रेसिडेंट टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी, ये बात भी बिल्कुल सही है। फोकस किया था फीमेल एजुकेशन पे, अप्लाइड साइंस और टेक्निकल एजुकेशन पे, टीचर्स ट्रेनिंग पे, ये फोकस इस पे भी था इसका सैडलर कमीशन का। और छठा है सेटिंग अप सेंट्रली, इन्होंने बात करा कि कैब को लाया जाए, सेंट्रली एडवाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें। 1929 में हरताक कमेटी बनी थी। हरताक कमेटी क्या कहा? बोला प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन बट नॉट नीड टू कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम, बोला प्राइमरी एजुकेशन दो बट कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट, जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा उसी को अलाउ होगा स्टडी करना हायर स्कूल्स में। +2 के बाद की बात कर रहा है कि +2 तक तो ठीक है पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जो चाहते हैं पढ़ना उन्हीं लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग जो है अपना नहीं पढ़े, कोई और वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले और वो अपना काम करे। रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन यूनिवर्सिटी, बोला जो यूनिवर्सिटी होगा उसमें रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन होगा, जो क्या करेगा? इंप्रूव करेगा स्टैंडर्ड को। अगर कोई स्टूडेंट चाहेंगे तो एडमिशन लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि जबरदस्ती वाला बात नहीं होना चाहिए। फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स एजुकेशन, इसकी बात करी गई और यहां भी सजेशन दिया गया कि कैब को लाया जाए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करी गई। उसके बाद 34 में आया सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी एक ही रीजन था क्या कि यूपी में जो एग्जाम हुआ था वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ये कमेटी बनाई गई थी कि भैया क्या कर रहा था यूपी गवर्नमेंट ऑफ एग्जामिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स पॉइंटेड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट हैज ड्यू टू द फैकल्टी एजुकेशन व्हिच वर प्रोवाइडिंग ओनली डिग्रीज। तो बोल रहा है ये कमेटी बोली कि भैया जो सिर्फ कॉलेज डिग्री बांट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि वोकेशनल एजुकेशन डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होना चाहिए, 3 ईयर डिग्री कोर्स और इंटरमीडिएट स्टेजेस को अबॉलिश कर देना चाहिए, इन्होंने बोला। उसके बाद है अबॉट वुड रिपोर्ट। अबॉट वुड रिपोर्ट क्या है? इन्होंने इंग्लिश मीडियम को इंस्ट्रक्शन माना यूनिवर्सिटी लेवल पर। कॉलेज लेवल पे कौन था? कॉलेज लेवल पे वो मैक्लोमिनट्स है ना। देखो यूनिवर्सिटी लेवल पे अबॉट वुड रिपोर्ट याद रखना। स्टडीड प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम और रिकमेंड किया था कि स्टैब्लिश और पॉलिटेक्निक्स एग्रीकल्चरल स्कूल को इंक्रीज किया जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। और लास्ट ये क्या है आपका? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इन्होंने बेसिक फंडामेंटल्स एजुकेशन की बात करी थी नेशनल कांग्रेस के द्वारा, है ना। क्या है? कांग्रेस ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको जाकिर हुसैन ने देखा था और उन्होंने बोला था एक कमेटी बनाया जाकिर हुसैन कमेटी, जिन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की थी, वर्धा एजुकेशन की बात की थी। स्कीम फोकस था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग कैसे करना है गांधी जी के एरियाज पर, ठीक है, ये बात याद रखना। बेसिक हैंडीक्राफ्ट को इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में, इनका बात था। पहला 7 साल बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए और मीडियम को जो है क्लास 7 तक इंग्लिश फ्रॉम मतलब हिंदी तो मीडियम लेना चाहिए, क्लास 7 तक हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, ये बात इन्होंने कही थी, याद रखिएगा। ये किसका बात? वर्धा एजुकेशन की बात कर रहा हूं। और लास्ट में था सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट क्या है? सार्जेंट रिपोर्ट का बात किया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, बोला था सार्जेंट प्लान एजुकेशन बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने भी बोला 3 से 6 साल के बच्चे को फ्री में एजुकेशन दो, कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 11 साल के बच्चे को दो, 11 से 17 साल के बच्चों को हाई स्कूल में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ले लो और इंप्रूव करो टेक्निकल, कॉमर्शियल और आर्ट्स के एजुकेशन को, फोकस करो
टीचर्स की ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप को, और इसको पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। देखो भाई साहब, लाइन बाय लाइन जो मैं बोल रहा हूं वो सारे पूछे गए क्वेश्चंस में सवाल पूछे गए, याद रखिएगा। कह रहा है इंडिया, ये जो कमिटी था रिकमेंड किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कि भाई यूजीसी को सेटअप किया जाना चाहिए। बात समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को जितना मैंने बताया है उसको लिखिएगा, नोट करिएगा और पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।